नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक अभयानंद ने एक किताब लिखी है। किताब है असीम। अमूमन होता यह है कि जब कोई पुलिस महानिदेशक के पद पर रह चुका शख्स किताब लिखता है तो उसमें बहुत सनसनी होती है, क्योंकि उसके पास खुलासे करने के लिए बहुत कुछ होता है, क्योंकि वो सिस्टम को बहुत करीब से देख चुका होता है। लेकिन जब मैंने यह किताब उल्टी तो इसमें सनसनी की जगह कुछ पन्ने पढ़ने के बाद मुझे बेचैनी सी महसूस होने लगी। यह किताब बेचैन करने वाली किताब है। किस बात की बेचैनी? तो जो मुझे महसूस हुआ वो यह हुआ कि कुछ कर गुजरने की बेचैनी महसूस होगी अगर आप यह किताब पढ़ेंगे। तो ऐसी किताब लिखने के लिए सबसे पहले तो बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक अभयानंद को बधाई। और फिर हम अब इनसे जानेंगे कि ये जो किताब इन्होंने लिखी है, ये जो लाइनें इन्होंने लिखी है, इसके मायने क्या हैं और कहां से ये लाइनें लिखने की शक्ति, साहस इन्हें मिला है। तो ये जो किताब आपने लिखी है, ये किताब बेचैन करती है। इसकी कुछ लाइनें जो है मैंने पढ़ी, कुछ पन्ने मैंने उल्टे। वो जो भी काम जो व्यक्ति कर रहा है उसको उसमें और ज्यादा एफर्ट पुट इन करने का प्रेशर बनाती है यह किताब। आपने सही कहा। मैंने कोशिश की है इस किताब में कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की, और मैं पूरी नौकरी प्रश्नों के उत्तर ही ढूंढता रहा। जैसे प्रश्न शुरुआती पेज में ही हमने लिखा है, पुलिस की क्या आवश्यकता है। मैं परेशान रहता था कि इसकी जरूरत क्या है। पुलिस की निगरानी कौन करेगा? पुलिस सबकी निगरानी करती है तो पुलिस की निगरानी कौन करेगा? अपराध आखिर होते ही क्यों है? फिर पुलिस और जनता के बीच जो इतना अविश्वास है उसका दोषी कौन है? समाज में हो रही सारी मानवीय गतिविधियों को क्या किसी एक सिद्धांत द्वारा समझा जा सकता है? ये कॉन्सेप्ट मुझे फिजिक्स से मिला था। यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। इतने तरह के बल हैं दुनिया में, तो क्या किसी एक नीति से सभी बल को समझा जा सकता है? तो ये चूंकि विज्ञान का, फिजिक्स का खास करके मैं विद्यार्थी रहा, तो मैंने कोशिश की समझने की। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने अपने प्रयोगों से, जो चीज़ मैंने अपने इर्द गिर्द में पुलिसिंग में देखी, उसके थ्रू समझने की कोशिश की और उसका उत्तर ढूंढ रहा था। इसमें कई मुख्यमंत्रियों का जिक्र है, कई पुलिस महानिदेशकों का जिक्र है, और पुलिसिंग का जिक्र तो, पुलिसिंग की छाप तो हर जगह दिख रही है। अभी बिहार में पुलिसिंग पर लगातार सवाल उठ रहा है। एफएसएल का जिक्र आपकी किताब में कई बार है। एफएसएल ने अभी शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में एक बड़ी भूमिका निभाई है। इसमें इसे पढ़कर और इससे पहले भी पब्लिक डोमेन में जो जानकारी थी उससे हमें पता है कि एफएसएल, जब आप पुलिस विभाग के मुखिया थे उस समय उसमें काफी आधुनिकीकरण उसका हुआ था। उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं जब एएसपी था तो एक मर्डर केस डेहरी थाने का था। उसको मैंने बहुत कोशिश की कि साइंटिफिकली प्रूव करें, क्योंकि पढ़ करके आए थे एकेडमी से। तो मैं अपने एग्जिबिट्स को लेके पहुंचा एफएसएल में, और एफएसएल ने हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं, इस तो हमसे नहीं होगा। छुड़े पर खून का निशान था। तो मैंने कोशिश किया साइंटिफिकली, जो पढ़ा था और जो समझता था, नहीं कर पाया। उसी समय एक संकल्प हमने लिया कि अगर हम कभी पहुंचे वहाँ तो हम कोशिश करेंगे कि जितना अनुसंधान हो वो वैज्ञानिक रूप से हो। और जैसे ही मैं डीजीपी बना तो मैंने एफएसएल को, आप विश्वास नहीं करेंगे दीपक जी, एफएसएल का जो बिल्डिंग, अब तो खैर वो बिल्डिंग हट गया वहाँ से, वहाँ पोर्टिको में
कुत्ता सोया रहता था जब हम लोग, एक तो कोई आईपीएस ऑफिसर जाता ही नहीं था उसमें। हमने भी ट्राई किया एज डीजीपी वहाँ जाने का, एज एडीजी, तो मैंने पाया कि वहाँ तो कुत्ता सोता है, कोई आया कभी कोई नहीं आया, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। और मैंने कोशिश करके उसको ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, इवन डीएनए जो आज हो रहा है वो कंट्रीब्यूशन था। इतना बड़ा मशीन हमारे पास आदमी नहीं, उसको ट्रेन करवाना, उसको ला के यूज करना, तो देख करके बहुत सारा वॉइस एनालिसिस, ये सब कई चीजें उसमें नई नई आई और उससे उसका लेवल डेफिनेटली रेज हो गया। आपने पुलिस महानिदेशक बनने की कहानी भी लिखी है इसमें, और पुलिस महानिदेशक का पद छोड़ने की कहानी भी लिखी है। यह भी लिखा है कि इसके बाद एक ऐसे राजनीतिज्ञ का आपको फोन आया जिनके बारे में अफवाह थी कि उनकी वजह से आपने इस्तीफा दिया है, छोड़ा है पद। इस्तीफा शब्द सही नहीं है, जिम्मेदारी छोड़ छोड़ी दिया। है। हाँ, बिल्कुल, इस्तीफा शब्द यहाँ बिल्कुल सही नहीं है, आपने पद छोड़ा है। वो राजनीतिज्ञ का नाम आपने नहीं लिखा है इसमें, कौन थे वो राजनीतिज्ञ? जब इसमें मैंने नहीं लिखा है तो लोग गैस कर सकते हैं, पढ़ने से तो समझ में आ जाएगा। पढ़ने जो मुझे, मैंने पढ़ी वो लाइनें, मुझे जो समझ में आई बात कि वो लालू प्रसाद यादव थे। आपकी समझ हो सकता है सही हो, लेकिन उसका कोई बहुत अर्थ नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन थे जिन्होंने सिर्फ इसलिए फ़ोन किया था कि उनको, हमको ये फीलिंग नहीं हो कि उनके कहने पर हमको हटाया गया है। सर्वप्रथम हटाया नहीं गया था, क्योंकि मैंने स्वयं जाके उस समय तो मुख्यमंत्री जी ने भी पद छोड़ दिया था, दूसरे मुख्यमंत्री आ गए थे। मैंने दोनों, इनफैक्ट सेकंड वाले जो थे उन्होंने बुला के पूछा कि आपने उनसे कहा है क्या कि आप नहीं रहना चाहते हैं? तो मैंने कहा जी हाँ, कहा है। तो जो शब्द हमने लिखा है इसमें, पॉलिटिशियंस बहुत प्रसन्न होते हैं जब मेरे टाइप का आदमी अपने से कह देता है कि हमको अब नहीं रहना है, आप अपना कैरी ऑन कीजिए। क्योंकि मेरे टाइप के आदमी के साथ काम करने में राजनेताओं को दिक्कत ही होती है। आपने लिखा है इसमें कि जनता जिनके लिए आपने ये सारी चीजें की, खतरे मोल लिए, वो आपकी रक्षा करती रही है। कुछ संस्मरण इसमें आपने लिखे हैं कि कैसे रक्षा की, कुछ संस्मरण आपने मुझसे बताए, वो बांस बल्ली वाली, हमारे दर्शकों को भी बताइए वो बांस बल्ली वाली जो कहानी है, प्लीज। हाँ, बेतिया का मैं एसपी था और मुख्यमंत्री जी वहाँ आए थे, उनको कोई भाषण देना था। किसी कारण से वो व्यवस्था से बनाई हुई जो व्यवस्था थी पब्लिक मीटिंग की, उसमें उनको कुछ कमी नजर आई, तो वहीं से मंच पर से चिल्लाना शुरू किए, क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने उस व्यवस्था को तुरंत ठीक किए, 2 मिनट लगा, और कोई जवाब तो हम दे नहीं सकते थे क्योंकि मुख्यमंत्री हाइट पर हैं, वहां से भाषण दे रहे हैं। सडनली मैंने देखा कि एक गरीब व्यक्ति जिसके शरीर पर सही ढंग का कपड़ा भी नहीं था, वो बांस बल्ली के बगल में कहीं पर था, सेक्टर सब में, वो चढ़ गया सेक्टर के ऊपर में, बांस बल्ली के ऊपर में, और वहीं से बहुत जोर से चिल्ला के बोला, मुख्यमंत्री जी, हमारे स्पीकर हुआ कुछ ना कर सकें, कह सकें, कुछ बोल रहे थे।
और एकदम शांति हो गई। मैं उस व्यक्ति को जानता भी नहीं, आज भी नहीं जानता हूँ, लेकिन तभी मुझे लगा कि अगर मैं 24 आवर्स पब्लिक के सर्विस में लगा रहा हूँ, रात में सोए हुए जगे हुए, ये नहीं कि हम सोए हुए हैं इसलिए बात नहीं कर सकते हैं। उस जमाने में भी मैं टेलीफोन अपने बगल में रखता था, मोबाइल तो था नहीं, और बजर जब बजता था तो सिपाही जी से उसकी बात होती थी, जो भी आदमी 2 बजे भी पहुंच जाएगा घर पर, तो उस बजर पर मैं फ़ोन उठा लेता था और सिपाही जी जो ड्यूटी पर थे और जो व्यक्ति आया उनकी बात सुन लेता था। अगर हमको लगता था कि हमको इंटरवीन करने की ज़रूरत है तो मैं करता था उसी समय, और नहीं तो फ़ोन को रख दिया, सिपाही जी बात करके चलता की बात करने से पता चल जाता है। तो कांस्टेंट लोग जानते थे कि 24 आवर्स एट द सर्विस ऑफ द पीपल, ये अगर हम देने को तैयार हैं तो फिर दूसरे की जरूरत क्या है। अभी जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं या दूसरी सेवाओं के भी जो ऑफिसर्स हैं, उनको यह जो किताब है वो उनकी भी चुनौतियां हैं, बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। कितनी मदद मिलेगी इस किताब को पढ़ने से उन चुनौतियों से का सामना करने में? आपने सही प्रश्न किया है। जब मैं लिख रहा था ये, तो मेरे दिमाग में एक आईपीएस प्रोबेशनर था, वो पुलिस को जानता नहीं है, यूपीएससी की परीक्षा दिया है, इंग्लिश हिंदी जो भी लिख पढ़ करके पहुंच गया है, 1 साल की ट्रेनिंग हुई है हैदराबाद में। अगर उसको सही आदमी से भेंट नहीं हुई है, सही आईपीएस से, तो उसको समझ ही में नहीं आएगा कि हमारा रोल क्या है। आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं। एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था जब मैं डीजी था, तो पब्लिक मीटिंग्स के बारे में, पब्लिक के साथ कैसे डील करें, इस पर चर्चा हो रही थी। मुख्यमंत्री जी के बगल में मैं बैठा हुआ था। एक एसपी ने, अब हमको याद नहीं है कौन था एसपी, उसने कह दिया कि सर जब हम अपने घर में आ जाते हैं तो हम को हक है कि हम कह दें कि अभी हम नहीं बात कर सकेंगे। जैसे ही मैंने ये सुना तो मेरा तेवर चढ़ गया। उन्होंने कहा वो घर आपके पिताजी ने नहीं बनाया है, वो घर सरकार ने दिया है आपको, आप उसमें अपना बेडरूम और जो बाथरूम आपका है वो सिर्फ आपका है, रेस्ट में कॉन्फिडेंशियल ऑफिस है, ऑन everyone has got the right। आवासीय कार्यालय होता है। आवासीय कार्यालय होता है। तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि नहीं बात करेंगे। उसको रात में अगर 1 बजे प्रॉब्लम होगा तो वो 1 बजे आपको उठाएगा। तो ये उनको मैंने एसपी साहब को समझा दिया, मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने समझा दिया, ये धंधा मत सोचिएगा कि ये सही है, वो आपका घर नहीं है, आपके पिताजी ने जो घर बना के दिया होगा उसमें आप ये नियम अपना लगा लीजिए, लेकिन एज डिस्ट्रिक्ट एसपी आप किसी कीमत पर नहीं कर सकते हैं ये। जिस दौर में आप एसपी, एएसपी या दूसरे पदों पर रहे थे एडीजी बनने से पहले, वो दौर जंगल राज के नाम से इनफेमस रहा है, पटना हाई कोर्ट की टिप्पणी रही है। उस दौर में पुलिस के लिए भी, एक आईपीएस ऑफिसर के लिए भी कई बार संभव नहीं हो पाता था विक्टिम को न्याय दिला पाना। कई बार मन आपका भी कच उठता होगा कि पद पर रहते हुए भी मैं न्याय नहीं करा पा रहा हूँ, जस्टिस डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे कुछ संस्मरण आपने लिखे हैं इसमें? करीब करीब हर जगह है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप न्याय दिलाने का प्रयास अगर कर रहे हैं और जनता समझ गई कि ये आदमी प्रयास कर रहा है और सीरियसली कर रहा है, तो वो आपको फुल क्रेडिट देती है। न्याय दिला देना अंत में वही इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, न्याय दिलाने का प्रयास करना इम्पोर्टेंट है।
हर चीज जब हम करते हैं शुरू तो कहीं से हमें मोटिवेशन मिलता है। इस किताब को लिखने का मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? Who motivated you to write the book? कोविड के समय में मैं बंद हो गया था, सब लोग बंद थे, तो लगा कि इस समय बर्बाद करने से अच्छा है कि जो अंदर में थॉट्स है उसको लिख दिया। मतलब एकांत ने मोटिवेट किया। व्यक्ति के रूप में किसने किया मोटिवेट? आपको अगर मैं बताऊं तो आपको लगेगा कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं। हमको आज तक किसी ह्यूमन बीइंग ने मोटिवेट नहीं किया है, किसी ने नहीं हो, चाहे कोई हो। आई हैव नेवर टेकन एनीबडी एज एन आइडल। आइडल कॉन्सेप्ट है, कहीं ऊपर है हमसे, और अंदर से वो आता रहता है, बट कोई बाहर से मोटिवेट नहीं कर पाया। आपने इस किताब में अपनी जो आपकी सेवा के दौरान जो पीड़ा, जो दर्द, उसके बारे में कुछ लिखा है? उसी के बारे में है ये। और अगर ये हम कहें कि बहुत चीजें मैंने ऐसी की जो बाद में 15 साल 20 साल के बाद वो चीजें आई। फॉर एग्जाम्पल, बेतिया में मैंने जब ट्राई किया क्राइम को हैंडल करने का, तो आई फाउंड रीजन था ब्लैक मनी जनरेशन थ्रू शुगर केन एंड अदर एक्टिविटीज। शुगर केन में मैंने चेक से पेमेंट की एक व्यवस्था कराई, जिसको बहुत पॉलिटिशियंस ने अपोज किया था। उसके बावजूद भी मैंने कराया डीएम से मिल करके। आपने आर्थिक अपराध इकाई का भी जिक्र इसमें किया है, मैं कुछ पन्ने पढ़ रहा था। आर्थिक अपराध इकाई तो अभी सुर्खियों में रहती है, और इसमें लिखा है कि आर्थिक अपराध इकाई के गठन का कॉन्सेप्ट कैसे उस समय आया, आपके समय में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्यों जरूरत पड़ी? इतनी सारी यूनिट्स थी, इतनी सारी चीजें पहले से हो रही थी, आर्थिक अपराध इकाई की क्या जरूरत पड़ी? ये कॉन्सेप्ट कि ब्लैक मनी इज the generating power for crime, is the fuel for crime. Crime, ब्लैक मनी से क्राइम जनरेट होता है और क्राइम से ब्लैक मनी जनरेट होता है, तो ये साइक्लिकल चलता रहता है। ये फंडा मेरा बहुत अर्ली एज में एएसपी डेज से ही धीरे धीरे डेवलप कर गया था, जिसको मैंने एक स्कीमेटिक मॉडल के रूप में माइंड में रखा था। उसको मैं कई जगहों पर प्रेजेंट कर रहा था, जैसे आईएसबी बेंगलोर में, वहाँ बुलाया गया था टॉक के लिए, तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करके दिया था, एंड इट वाज अप्रिशिएटेड कि ये एक नई तरह की चीज़ है। तो फिर जब डीजीपी बना तो इसको मैंने इम्प्लीमेंट करा के देखा, इट वर्क्स। आज जो आर्थिक अपराध इकाई का स्वरूप है, इसमें और क्या सुधार होना चाहिए? लगातार, क्योंकि भ्रष्टाचार से जूझ रहा है बिहार। केवल भ्रष्टाचार नहीं, और भी साइबर क्राइम है, तो इन लोगों ने नया बनाया उसको। आई होप एंड विश कि ये भी ऊपर काम में थोड़ा बढ़िया करे। थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट, तो पुलिसिंग को भी चेंज करना पड़ेगा। आर्थिक अपराध इकाई में क्या, कैसे, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई पर मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि अगर बिहार अभी सबसे ज्यादा बिहार के लोग परेशान हैं तो वो है भ्रष्टाचार। इस पर बात कम होती है, चाकू मार दिए जाने पर बात होती है खूब कि हाँ उसको चाकू मार दिया, उसके डेटा है, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार से आदमी कराह रहा है आम आदमी, उसकी चर्चा जितनी होनी चाहिए, जितना उससे परेशानी है, उसकी चर्चा उस ढंग से नहीं हो पाती है। तो इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है आर्थिक अपराध इकाई? वही रोल ही प्ले कर सकता है। इसका जो अल्टीमेट है कि आप प्रॉपर्टी बना लीजिए आर्थिक अपराध से, लेकिन अगर प्रॉपर्टी से आप तो जेल चले जा सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे लोग तो उसका फायदा उठाएंगे। वो भी बंद करा दिया जाए और उसका जब्त कर लिया जाए, पीएमएलए खोले जाए उसमें। हाँ, ये सब कॉन्सेप्ट हमने उस समय जो मुख्यमंत्री जी हैं इनको मैंने दिया था, तो उनको बहुत एक्साइटिंग लगा। तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944
इस तरह इसे स्टार्ट हमने किया था। पीएमएलए उस समय यूज नहीं हो रहा था। तो देयर आर वेरियस वेज, लॉ में भी तरीका है, अदरवाइज भी। चूंकि सीबीआई में मैंने काम किया था तो हमको आइडिया था थोड़ा थोड़ा, उसको इम्प्लीमेंट करके देखा हमने, इट वर्क्स। तो देखिए, किताब की एक एक पन्ने की बात तो हम नहीं कर सकते, उसके लिए आपको किताब पढ़नी होगी। और यह किताब असीम जो अभ्यानंद ने लिखी है, पूर्व पुलिस महानिदेशक ने, यह सनसनी फैलाने वाली किताब नहीं है, एक्साइटिंग नहीं है, ये बेचैन करने वाली किताब है। यह जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप पत्रकार हैं, आप लेखक हैं, आप शिक्षक हैं, आपको आपके प्रोफेशन में जो सीमा है, जो बाउंड्री है, उसको तोड़ने पर विवश करने वाली किताब है। बहुत मजेदार किताब है और कुछ कर गुजरने की प्रेरणा से भरने वाली किताब है। तो इसको पढ़िए और जिस क्षेत्र में भी हैं उसमें और उन्नति करें, उसमें यह किताब मददगार साबित होगी। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।